बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 9 व 10 के लिए विज्ञान और गणित विषय लेकर के आए हैं। कक्षा 9 के विज्ञान विषय में आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 1 और हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 1 को पढ़ के हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। विज्ञान विषय के बाद हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे कक्षा 9 में। गणित में आज हम पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 2 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बहुपद पार्ट 3 और बहुपद पार्ट 3 से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 10 में गणित और विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। गणित में आज हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 1 और बहुपद पार्ट 2। विज्ञान विषय में कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 5। बच्चों, पाठ को पढ़ने व समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। आइए। नमस्ते दोस्तों, विज्ञान के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आप नवी कक्षा में पहुंच गए हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। कभी आपने अपनी आसपास की वस्तुओं पर गौर किया है? आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब आप अगर साफ आसमान तले धूप सेक रहे हो तो पेड़ों को देख लीजिए, या बारिश में भीग रहे हो तो आप अपना छाता देख लीजिए, या फिर बारिश की बूंदों पर ही गौर कर लीजिए। इन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार है, कुछ आकृति है, कुछ रंग है। और तो और अगर आप सर्दी के मौसम की बात करें तो कोहरा पड़ता है, यानी हवा का भी कुछ रंग हो सकता है। दुनिया में सभी वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी है जो उन्हें उनका रंग और आकार देता है, और उस सामग्री को वैज्ञानिक पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और ये है चिट्टी द रोबोट, जो विज्ञान में हमारी सहायता करेंगे। चलिए आज के विषय भी देख लेते हैं। ये है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण और अंत में उनकी अवस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का कोई भी पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, मगर ये कण बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। कणों का असली आकार कितना है ये तो ऐसे बताना मुश्किल है, पर थोड़ा सा आपको अंदाजा दे सकते हैं। जैसे आपने कोई दवाई वाली टैबलेट तो देखी ही होगी, उसे आप देख भी सकते हैं और छू भी। लेकिन जब आप पानी में उस टैबलेट को डाल देते हैं, वो घुलने लगती है और थोड़ी देर में गायब। यानी वो टैबलेट अपने पदार्थ के कणों में फैल गया है, जो हमें अब नहीं दिख पा रहा।
आपकी पुस्तक में भी यही कहा है कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना के बाहर हैं। वैसे इस उदाहरण में आपने एक बात गौर की, टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों में मिल गए, यानी टैबलेट के कणों के लिए जगह थी पानी के पदार्थ के कणों में, या हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह है। और तो और टैबलेट के पदार्थ के कण बिना किसी मदद के खुद ब खुद पानी के पदार्थ में मिल गए। आप देख भी सकते हैं किस तरह टैबलेट के बड़े कण पानी में ऊपर की ओर आ रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं और इसकी वजह है गतिज ऊर्जा, और ये ऊर्जा बढ़ भी जाती है तापमान के साथ। जैसे यहाँ उबलते पानी में आप देख सकते हैं, पानी उबलते समय इस उथल पुथल का कारण है कि पानी के पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तापमान के साथ, जिससे सारे कण इधर उधर हो रहे हैं और पानी में उबाल दिख रहा है। और इसी ऊर्जा के कारण टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों के बीच में घुल सके हैं, और इस दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अच्छा, अभी एक और चीज देखिए, आप सबने देखा कि टैबलेट के कण पानी में जाते ही फैल गए और टैबलेट पानी में घुल गई, मगर जब टैबलेट पानी में नहीं था तब तो उसके कण नहीं फैले, यानी कोई आकर्षण बल था इन कणों के बीच में। मगर ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट का चूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जहाँ बैठे हैं उस बेंच का चूरा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, बिना औजार के तो बिल्कुल भी नहीं। यानी आकर्षण बल तो है, लेकिन वो अलग अलग पदार्थ पे अलग अलग मात्रा में लगता है। ये तो हुई पदार्थ के कणों की बात। चलिए पूरे पदार्थों को भी एक साथ देख लेते हैं, किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं ये। अभी हमने देखा कि टैबलेट को तो हम चूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से नहीं होगा वो। और फिर बेंच को देखा, ये खुद से तो क्या हमसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, उन्हें ठोस वस्तुएं कहा जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आप सबने रबर बैंड तो देखे ही होंगे, पतले पतले गोल गोल चीजों को बांधने के काम आते हैं। वही वाले, जब हम इसे खींचते हैं इसका आकार बदल जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं ये वापस अपने आकार में आ जाता है। और अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो वह टूट जाता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार में परिवर्तन ना लाया जा सके उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब रबर बैंड को छोड़िए और चिट्टी को देखिए। यहाँ चिट्टी एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें वे टेस्ट ट्यूब से फ्लास्क में एक रसायन को डाल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रसायन टेस्ट ट्यूब में था तो वह टेस्ट ट्यूब के आकार का था, और जब फ्लास्क में आया तब फ्लास्क के आकार का हो गया। लेकिन वो रसायन वही है, उसका आयतन भी उतना ही है और वजन भी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, कोई और फ्लास्क या बर्तन ले लीजिए, ये रसायन या फिर साधारण पानी भी बर्तन का ही आकार ले लेगा। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका निश्चित आकार तो नहीं लेकिन निश्चित आयतन होता है, उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। हमने ठोस अवस्था देख ली, द्रव्य अवस्था देख ली, लेकिन एक गैसीय अवस्था भी होती है। कहते हैं ये हवा, धुआं, ये सब है। अब हवा तो हमने देखी नहीं कभी, बस सांस में ली है। अच्छा हाँ, गुब्बारे याद है आपको? हवा ही तो भरी होती है उसमें। भले ही हवा दिख नहीं रही, मगर हवा की वजह से ही गुब्बारा फूलता है। और अगर आपको मेलों में गुब्बारे वाला याद हो तो उसके पास एक सिलेंडर भी होता था जिससे वो गुब्बारों में हवा भरता था। उस सिलेंडर में भी हवा ही भरती है। कभी मिले तो पूछना कौन सी गैस है उस सिलेंडर में। किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थ में सबसे कम, द्रव्य पदार्थ में थोड़ा ज्यादा और गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा। अब उन गुब्बारों को ही याद कीजिए। अगर आप गुब्बारे को हर तरफ से दबाते हैं तो वो दबकर थोड़ा छोटा हो जाता है। अब ज्यादा दबाएंगे तो फूट जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ आकार तक छोटा होता है। यानी गैसीय पदार्थ में संपीड्यता काफी ज्यादा है क्योंकि कणों के बीच में जगह भी ज्यादा है। आप गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर ही ले लीजिए। जितने गुब्बारे उससे फुलाते हैं इतनी गैस तो नहीं आनी है उस सिलेंडर में बिना संपीड्यता के।
अच्छा, और आप सभी को घर में खाने के समय से पहले ही खाने की खुशबू आती होगी, लेकिन रसोई घर से दूसरे कमरे तक ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना पकाते समय उस पकवान के कुछ कण धुएं में निकलने लगते हैं और वायु में मिल जाते हैं। अब जो वायु में कण हैं, वो काफी तीव्रता से फैल जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। पर यदि रसोई में एक शरबत बनाया जा रहा हो या कोई मिठाई रखी हो, तो क्या तब भी आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके कण वायु में नहीं मिल रहे हैं। संक्षेप में देखें तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण काफी तीव्रता से होता है, इसलिए खाने से धुआं उठते ही हमें महक आने लगती है, वो भी काफी दूर तक। और ये विसरण की तेजी का कारण कणों की गतिज ऊर्जा, जो ठोस और द्रव्य पदार्थों से काफी ज्यादा होती है, और गैसीय पदार्थों की संपीड़ितता भी काफी ज्यादा होती है, जो हमने गुब्बारे फुलाने वाले सिलेंडर में देखा, और रसोई घर वाला सिलेंडर भी वैसा ही होता है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के पदार्थ। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और विदा लेने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, और फिर जाना कि उन कणों के बीच काफी खाली जगह भी है। ये कण निरंतर गति में होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी होता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को भी जाना, ठोस, द्रव्य और गैसीय। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। चिट्टी और मैं फिर आएंगे इस पाठ पर और चर्चा करने। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा बहुपद के बारे में, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में और बहुपद के घात के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपद के शून्य के बारे में जानने से पहले हम बहुपद का मान के बारे में जानेंगे। जब हम हमारे बहुपद में x के मान को सर्वत्र x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें हमारे बहुपद का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3x घटा 2। हमें हमारे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर, यानी कि अब जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा p1 बराबर 5 गुणे 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 3 गुणे 1 घटा 2।
जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2 यानी कि 4। यानी हमारे बहुपद px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2 का मान x बराबर 1 पर 4 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2। अब हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर प्राप्त करना है। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 0 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p0 बराबर 5 गुणे 0 की घात 3 घटा 2 गुणे 0 की घात 2 जमा 3 गुणे 0 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0 घटा 0 जमा 0 घटा 2 यानी कि घटा 2। यानी कि हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर घटा 2 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x घटा 1 के। हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 1 पर प्राप्त करना है। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 घटा 1 यानी कि 0। हमें p1 बराबर 0 मिला है। क्योंकि p1 बराबर 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का शून्यक है। आइए जानते हैं कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था, हमें p1 बराबर 0 मिला था, इसलिए 1 हमारे बहुपद px का एक शून्यक था। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि px बराबर ax जमा b, जहाँ पर a हमारा 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें px का शून्यक ज्ञात करना है। यह हम कैसे कर सकते हैं? px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना पड़ेगा। अब px बराबर 0 का अर्थ है ax जमा b बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा ax बराबर घटा b, जिससे हमें x का मान मिलेगा घटा b बटे a और घटा b बटे a ही केवल px बराबर ax प्लस b का शून्यक होगा। यानी कि रैखिक बहुपद के शून्यक केवल -b बटे a ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें जांच करना है कि घटा 2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्यक हैं या नहीं। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x जमा 2 के। अब हम जहां हमारे पास x दिया हुआ है वहां हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p2 बराबर 2 जमा 2 यानी कि 4। अब हम p-2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा -2 जमा 2 यानी कि 0। अतः -2 बहुपद px बराबर x जमा 2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x जमा 2 का शून्यक नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें यह सत्यापित करना है
कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 घटा 2 गुणे x के शून्यक है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 2 घटा 2 गुणे x के। अब हम px में सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p2 बराबर 2 की घात 2 घटा 2 गुणे 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। अब हम px में सर्वत्र x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p0 बराबर 0 की घात 2 घटा 2 गुणे 0, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद px के शून्यक हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद px बराबर 2 गुणे x जमा 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि बहुपद px बराबर है 2x जमा 1 के। शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2x जमा 1 बराबर 0, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा घटा 1/2, यानी कि घटा 1/2 बहुपद px का शून्यक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपद के शून्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। शेषफल प्रमेय को शुरू करने से पहले एक बार हम संख्याओं के विभाजन का स्मरण करेंगे। मान लीजिए हमने 2 संख्या ली 12 और 5। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 2 शेषफल में, जिसे व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल, जहाँ भाज्य होगा इस भाग में हमारा 12, भाजक होगा हमारा 5, भागफल होगा हमारा 2 और शेषफल होगा हमारा 2। जब हम 12 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 0 शेषफल में। जब 2 संख्याओं को भाग देने से हमें शेषफल में 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है, या फिर 12 6 का एक गुणज है। संख्याओं का विभाजन देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हम बहुपद का विभाजन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x, जिसे हम भाग देंगे x से, जो कि एक बहुपद है। जब हम 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x को भाग देंगे x से, तो हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x बटे x,
जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 बटे x जमा x की घात 2 बटे x जमा x बटे x, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, जिससे हम कह सकते हैं कि x और 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x की गुणनखंड है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, जिसमें 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देना है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। इस प्रश्न में हम बहुपद को भाग देने के चरण भी जानेंगे, जिनका प्रयोग करके हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। इस प्रश्न में हमारा भाजक है x जमा 1 और भाज्य है हमारा 3x की घात 2 जमा x घटा 1। अब हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि 3 गुणे x की घात 2 को x से भाग देंगे, जिससे हमें 3 गुणे x प्राप्त होगा। यह हमारे भागफल का पहला पद होगा। अब हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 3 गुणे x की घात 2 जमा 3x। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2x और घटा 1 वैसे ही हमारे शेषफल में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल हमें मिलेगा घटा 2x घटा 1, जो कि हो जाएगा हमारा नया भाज्य, यानी कि हम शेषफल घटा 2x घटा 1 को नया भाज्य मान रहे हैं। यहाँ भी हम अब पहले की तरह ही विभाजन के चरण का प्रयोग करेंगे, जहाँ भाज्य होगा हमारा घटा 2x घटा 1 और भाजक होगा हमारा x जमा 1। अब हम हमारे भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि घटा 2x को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2 और घटा 2 हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें गुणनफल में मिल जाएगा घटा 2x घटा 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे। जब हम गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, जो कि हमारा शेषफल होगा। अर्थात जब हम 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को भाग देंगे x जमा 1 से, तो हमें मिलेगा 1 शेषफल में और 3x घटा 2 भागफल में। तो इस प्रकार हम बहुपद का विभाजन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार परिभाषित है। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यानी कि अगर हम किसी बहुपद को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग देंगे तो शेषफल में हमें pa प्राप्त होगा, जहाँ px होगा हमारा 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद और a होगा कोई वास्तविक संख्या। चलिए अब हम इस परिणाम को एक उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमें x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को
x घटा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, और हमारे रैखिक बहुपद x घटा 1 का शून्य होगा 1। आप सोच रहे होंगे कैसे? x घटा 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें x घटा 1 बराबर शून्य को हल करना पड़ेगा, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1। अभी आपने देखा कि x घटा 1 का शून्य 1 है। अब हम हमारे शून्य का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ अब हमारे पास बहुपद में x है वहाँ हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 की घात 4 जमा 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 1 जमा 1, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा p1 बराबर 2। और हम शेषफल प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि कैसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हमने बहुत ही आसानी से बहुपदों का विभाजन किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम। भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद px की घात कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। यह है एक बहुपद, इसमें पहले पद की घात है 2, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे पद में x पर कोई घात नहीं है यानी कि 1, तथा चौथे पद में घात है 5। अगर हम इस घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 1, 2, 3 तथा 5, यानी इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 है, यानी इस बहुपद की घात है 5। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखिए। 2x जमा 1 घटा 4x जमा 6, 2 घटे में 3x, 2/3x माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं इन सभी में x की घात 1 है, यानी ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण x का वर्ग जमा 2x जमा 1।
यहाँ आप देख सकते हैं पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात 0 है, यानी सबसे बड़ी घात है 2। तो इस बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार घटा 4x जमा 6 माइनस 2x का वर्ग एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार 3x का वर्ग घटा 2 घटा 3x एक द्विघात बहुपद है। अब देखते हैं px का x बराबर k पर मान से क्या अर्थ है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे हम pk से निरूपित करते हैं, यानी px एक बहुपद है और अगर मैं px में हर एक x की जगह पर k को प्रतिस्थापित करूं तो जो मान आएगा उसको हम कहते हैं px का x बराबर k पर मान और इसको हम pk से निरूपित करते हैं। बहुपद px का शून्य। ऊपर वाले परिभाषा में अगर pk का मान शून्य आ जाए तब वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हमने बहुपद के शून्य की परिभाषा देखी है, तो अब हम देखते हैं कि एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए पहले हमें उस बहुपद का ग्राफ बनाना होगा। तो जैसे इस चित्र में ग्राफ y बराबर 2x जमा 3 का है, यानी जो बहुपद है वो x में है, इसीलिए इस बहुपद का वक्र x एक्सिस को यानी x अक्ष को जहां पर कट करेगी वो उसका शून्यक होगा। यानी इस बिंदु पर यह वक्र x एक्सिस को कट करती है, तो यहाँ के निर्देशांक है -3/2, 0। तो इसमें जो x का निर्देशांक है वह इस बहुपद का शून्यक कहलाए, यानी इस बहुपद का एकमात्र शून्यक है -3/2। और क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक जगह पर x एक्सिस को काट रही है, इसीलिए सिर्फ एक शून्यक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। इसमें भी बहुपद x में है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो वक्र है वो x अक्ष को कहां पर कट करती है। तो आप देख सकते हैं ये वक्र x एक्सिस को दो जगहों पर कट करती है, यानी इसके दो शून्यक होंगे। अब वो बिंदु कौन से हैं? तो ये दोनों बिंदु हैं जिसके निर्देशांक है -1, 0 और x का मान है -1, यानी एक शून्यक तो इसका हो गया -1। दूसरे शून्यक की बात करें तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 4, 0, जिसमें x के निर्देशांक है 4, यानी दूसरा शून्यक है 4। तो -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक हैं। चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वक्र है वो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं है। आशा है आपको बने हुए ग्राफ में से शून्यकों की संख्या तथा शून्यक का मान निकालना समझ आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जो आपके एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए देखते हैं।
रैखिक बहुपद के शून्यक। तो बच्चों, रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है? ax जमा b रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ax जमा b के बराबर शून्य रखेंगे हम। अब b को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये आएगा ax बराबर में माइनस का b, यानी कि x बराबर माइनस b बटे में a। तो यहाँ पर x बराबर में माइनस b बटे में a रैखिक बहुपद का शून्यक है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 है, इसीलिए इसके शून्यक 2 या 2 से कम होंगे। तो चलिए मान लेते हैं इसके शून्यक है अल्फा तथा बीटा। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का हमने नाम दिया है, एक का अल्फा और बीटा। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? मान लेते हैं ये है हमारा द्विघात बहुपद ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब तो इसमें शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा जमा बीटा बराबर होगा माइनस b बटे में a, जहां पर b जो है वो x का गुणांक है तथा a x वर्ग का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा c बटे a के। अब c द्विघात बहुपद का अचर पद है तथा a द्विघात बहुपद में x वर्ग का गुणांक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। द्विघात बहुपद x वर्ग जमा 7x जमा 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल देखते हैं। द्विघात बहुपद है x वर्ग जमा 7x जमा 10। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे, जो आएगा x जमा 2 गुने में x जमा 5। इसलिए x वर्ग जमा 7x जमा 10 का मान शून्य होगा यदि x जमा 2 बराबर शून्य हो या x जमा 5 बराबर शून्य हो, अर्थात जब x बराबर में माइनस का 2 हो या फिर x बराबर में माइनस का 5 हो, यानी -2 तथा -5 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए मान लेते हैं अल्फा बराबर है -2 तथा बीटा बराबर है -5। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जमा बीटा का मान होगा -2 जमा -5। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा -7। अब ये बराबर होना चाहिए -b बटे a के। तो चलिए देखते हैं क्या ये -b बटे a के बराबर है या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं b और a का मान क्या है। यहाँ पर x का गुणांक b का मान है तथा x स्क्वायर का गुणांक a का मान है, यानी a बराबर है 1 तथा b बराबर है 7 के। तो -7 देखते हैं क्या -b बटे a के बराबर है या नहीं। यहाँ पर b के मान को रखिए, यानी ये आता है -7 बटे 1 जो कि बराबर है -7 के। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा का मान भी -7 है तथा -b बटे a का मान भी -7 है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -b बटे a की जगह पे -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने में बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखते हैं, -2 गुने में -5। इसको हल करने पर 10 आएगा और ये बराबर होना चाहिए c बटे a के। अब देखते हैं c और a का मान क्या है। द्विघात बहुपद में अचर पद को हम c कहते हैं, यानी c का मान है 10 तथा
x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, यानी a का मान है 1। तो अब देखते हैं क्या ये 10 c बटे a के बराबर है या नहीं। c और a के मान को रखिए, यानी 10 बटे 1 जो कि बराबर होता है 10 के, यानी अल्फा गुने बीटा का मान भी 10 है तथा c बटे a का मान भी 10 है। c बटे a को हम अचर पद बटे में x वर्ग का गुणांक भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं या फिर शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x वर्ग माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने में बीटा। आपको दोनों शून्यकों का मान अगर पता होगा, यानी अल्फा और बीटा का मान पता होगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हमें दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा जमा बीटा का मान -3 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान 2। तब द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम x वर्ग माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने बीटा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र में अल्फा जमा बीटा तथा अल्फा बीटा का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 3x जमा 2, जहाँ पर -3 अल्फा जमा बीटा का मान है तथा 2 अल्फा गुने बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x वर्ग जमा 3x जमा 2। तो ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 तथा शून्यकों का गुणनफल 2 है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो 5वीं अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के 2 भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पे होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड।
यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहाँ पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहाँ पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण हैं। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में, यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रेडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है, तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है और इससे उसका फिर से संक्षारण हो जाता है और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण
जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में विज्ञान और गणित की पढ़ाई की। विज्ञान में हमने पढ़ा हमारे आसपास कौन से पदार्थ होते हैं, पार्ट 1 का अध्ययन किया और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। और इसके बाद हमने कक्षा 9 में गणित विषय का अध्ययन किया। गणित में आज हमने पढ़ा बहुपद पार्ट 2 और इससे संबंधित प्रश्न, बहुपद पार्ट 3 और इससे संबंधित प्रश्नों को भी आज हमने हल किया। कक्षा 10 में आज हमने गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई की। गणित में आज हमने पढ़ा बहुपद पार्ट 1 और बहुपद पार्ट 2। इनकी जानकारी लेने के पश्चात हमने विज्ञान विषय की जानकारी ली। विज्ञान विषय में आज हमने कक्षा 10 में पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 5। और बच्चों, आपको पता है इन सब की पढ़ाई के बीच में हमने प्रश्नों का निर्माण भी किया और उनको हल भी किया। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे, जिससे आप उसी तैयारी के साथ दूरदर्शन के सामने पढ़ने बैठ जाएं। तो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में गणित और सामाजिक विषय। गणित में हम कल पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 4 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बहुपद पार्ट 5 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में कल हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों बनाया गया है। पार्ट 1 का अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। और कल हम कक्षा 10 में भी विज्ञान और सामाजिक ही पढ़ेंगे बच्चों। विज्ञान में कल हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 में कल हम पढ़ेंगे कृषि पार्ट 4। कृषि पार्ट 4 से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। एक जरूरी सूचना सुनिए बच्चों कि ये जो आज आपने पाठ पढ़े हैं, कार्यक्रम देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो ये YouTube पर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो हुई ना अच्छी बात कि आज भी आपने देख लिया और फिर से आप इसको यदि पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।